हेलो एमएससी, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे मेटेलो एंजाइम के बारे में कि मेटेलो एंजाइम होता क्या है, और उसी के अंदर हम यूरेज एंजाइम के बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। ठीक, मेटेलो एंजाइम, उसी के अंदर हम देखेंगे यूरेज एंजाइम के बारे में। तो आपको पूरा यहाँ पास मिलेगा उसका, जैसे एक पीपीटी बनता है ना एमएससी में, जैसे आपको सेमिनार हो गया सब में आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। ठीक, तो वहाँ उसका पीपीटी थ्रू, या इसको आप फुल नोट बोल सकते हैं, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसके कंटेंट में क्या क्या हम देखेंगे अभी। ठीक, पहला इंट्रोडक्शन ऑफ मेटेलो एंजाइम, क्योंकि यूरेज जो एंजाइम होता है आपका मेटेलो एंजाइम में आता है। आपका किस में आता है? मेटेलो एंजाइम में। तो सबसे पहले हम मेटेलो एंजाइम के बारे में देखेंगे, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ यूरेज एंजाइम, इसके बाद यूरेज एंजाइम में आ जाएंगे, फिर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है आपका यूरेज एंजाइम का, रिएक्शन देखेंगे, कैटालिटिक साइकिल भी बनता है यूरेज एंजाइम का, एक यूरिया साइकिल देखने को मिलेगा आपको। ठीक, यूरिया साइकिल भी हम देखेंगे, देन फंक्शन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेटेलो एंजाइम होता क्या है। मेटेलो एंजाइम, यहाँ पर आप देखेंगे मेटेलो का मतलब हो गया कोई मेटल। ठीक, एंजाइम का मतलब हो गया कोई एंजाइम्स। अब एंजाइम क्या होता है उसको पहले देख लेते हैं। एंजाइम आर कैटेलाइज्ड फॉर बायोलॉजिकल सिस्टम। एंजाइम क्या है? कैटेलिस्ट होते हैं जो किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम क्या बोल सकते हैं? जैविक जैविक क्रिया में। ठीक, जैविक क्रिया, जैविक सिस्टम में पाया जाता है। एक कैटेलिस्ट होते हैं जो दूसरे की रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं। कैटेलिस्ट क्या होते हैं? जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, तो सब क्रिया की गति और बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, लेकिन उस क्रिया में खुद भाग नहीं, मतलब यूज नहीं होते हैं, वही होता है आपका कैटेलिस्ट। तो यहाँ पर एंजाइम को बोल सकते हैं आप, एंजाइम आर कैटेलिस्ट फॉर बायोलॉजिकल सिस्टम। पूरी नोट आपको इंग्लिश में ही मिलेगी, लेकिन जब मैं हिंदी बोलूँगा उसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एमएससी में आपको ज़्यादातर इंग्लिश को ही फोकस करना पड़ेगा, कि पूरी बुक्स इंग्लिश की ही भरी पड़ी रहती है वहाँ। ठीक, देयर बेसिक स्ट्रक्चर इज बिल्ट ऑफ प्रोटीन। एंजाइम किससे बने होते हैं? ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, मतलब बहुत सारे प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं? आपके एंजाइम्स बनाते हैं। ठीक, बिल्ट मतलब बनना होता है। एंजाइम विच आर कंपोस्ट ऑफ ए प्रोटीन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एपो एंजाइम। जो प्रोटीन स्ट्रक्चर को कंपोस्ट करते हैं ये आपके क्या होते हैं? एपो एंजाइम कहलाते हैं। वे एंजाइम बोल सकते हैं जो प्रोटीन स्ट्रक्चर को कंपोस्ट करते हैं। ठीक, वे क्या होते हैं? एपो एंजाइम होते हैं। दी हैव स्मॉल प्रोस्थेटिक ग्रुप विच में बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स मेटल आयन। यहाँ पर क्या बोल रहा? मेटेलो एंजाइम में आपका स्मॉल प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकते हैं, बीच में भी प्रोस्थेटिक ग्रुप तो होते हैं। ठीक, स्मॉल प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, में भी सिंपल, या तो सिंपल हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स मेटल आयन में हो सकते हैं। ठीक, देन आगे, द प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड को एंजाइम आर ए कोफैक्टर। जब प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड को एंजाइम दोनों साथ साथ मिले उसको आप कोफैक्टर बोल सकते हैं। ठीक, मोर देन 1500 मेटलो एंजाइम आर आइडेंटिफाई सो हार, या बोल सकते हैं 15,000 मेटलो एंजाइम आर मतलब अभी तक में 15,000 से भी मेटलो एंजाइम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। ठीक, या आइडेंटिफाई किया जा चुका है। जब उसका नामकरण करते हैं हम मेटेलो एंजाइम का, तो देयर नाम आर डिराइव्ड बाय एडिंग एज शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे आप यूरिया लिखेंगे तो यदि एज प्रयोग कर दिए तो ये आपका कैटेलिस्ट में हो जाएगा, यूरेज एंजाइम में आ जाएगा, कैटेलिस्ट में आ जाएगा। ठीक, ये आपका एक अच्छा पीपीटी बन सकता है सेमिनार पर्पज के लिए। अब हम पहले तो देख रहे थे मेटेलो एंजाइम होता क्या है। ठीक, पहले पूरा मेटेलो एंजाइम के मेटेलो का देख रहे थे। मेटेलो मतलब मेटल और एंजाइम। ठीक, तो हम पहले ऊपर एंजाइम के बारे में देख रहे थे। अब देखेंगे यूरेज एंजाइम क्या होता है। मेटल मतलब होता है इसी एंजाइम में कोई ना कोई मेटल ऐड होगा।
अब कौन सा मेटल ऐड होगा उसको हम अभी आगे देखेंगे। तो यूरेज एंजाइम के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं। यूरेज फंक्शनली बिलोंग टू ए सुपर फैमिली ऑफ एमिनो हाइड्रोलेजेस एंड फॉस्फोट्राइएस्टरेज। एक यूरेज जो फंक्शनली कहाँ से बिलोंग करता है, सुपर फैमिली एमिनो हाइड्रोलेज एंड फॉस्फोट्राइएस्टरेज से बिलोंग करता है। ठीक। फाउंड ए न्यूमेरियस बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्लांट्स एंड इनवर्टेज एज वेल एज सोइल एंड सोइल एंजाइम। ये कहाँ कहाँ मिल सकते हैं आपको? जो एंजाइम होते हैं यूरेज एंजाइम आपको बैक्टीरिया में देखने को मिलेंगे, फंगी में देखने को मिलेंगे, एल्गी में देखने को मिलेंगे, प्लांट्स में देखने को मिलेंगे, इनवर्टेज में देखने को मिलेंगे, जैसे जो पक्षी होते हैं। ठीक। एंड सोइल एंड सोइल एंजाइम भी बोल सकते हैं इसको। निकिल कंटेनिंग ए मेटेलो एंजाइम, यहाँ पर मेटेलो एंजाइम में हम निकिल को लेते हैं। जब इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो निकिल कैसे है वहाँ पर देखेंगे। ठीक। तो यहाँ पर हम निकिल को क्या लिए, मेटेलो एंजाइम के रूप में लिए। नॉट सिंथेसाइज्ड बाई एनिमल्स, मतलब ये एनिमल्स के द्वारा नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं, नहीं बनाया जा सकता यूरेज एंजाइम। ठीक। बाय जेम्स बी समर इन 1926, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1946। देखिए इसको सबसे पहले किसने खोजा था? जेम्स बी समर ने। ठीक। इनको 1946 या 1946 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। यूरेज कैटेलाइज्ड द हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया फ्रॉम अमोनिया एंड CO2। इसका मतलब क्या बोलते हैं? यूरेज जो एंजाइम होते हैं हाइड्रोलिसिस किसके द्वारा होते हैं? अमोनिया एंड CO2 के हाइड्रोलिसिस द्वारा यूरिया का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जब हम यूरिया का फार्मूला क्या होता है आपका? CONH2। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं H2O द्वारा तो क्या बनता है आपका? अमोनिया बनता है, CO2 बनता है। ठीक। इसी को हम यूरिया कैटेलाइज्ड भी बोल सकते हैं। यदि हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को अभी देखिए, इसके बाद आप आगे अभी इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए निकिल जो होता है 2 टाइम होता है। निकिल जो होता है आपका 2 टाइम है यहाँ पर 1 2, जो आपका मेटेलो एंजाइम के रूप में कार्य कर रहा है। ये आपका यूरेज एंजाइम का स्ट्रक्चर है। ठीक। आपको पता है बायोलॉजिकल केमिस्ट्री जो होता है बहुत ही डिफिकल्ट होता है, तो इसमें स्ट्रक्चर जो होते हैं बहुत लंबे लंबे बनते हैं, समझ में ना आए उस टाइप से बनते हैं। यहाँ पर देखिए हिस्टिडीन जुड़ा होता है। ये सब आपके क्या हैं? सब यूनिट्स होते हैं हिस्टिडीन। इस एलाइसिन हो गया, इसको आप बनाइएगा। देखिए इस निकिल के साथ 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इस निकिल के साथ, एक ऑक्सीजन इस निकिल के साथ। इसी प्रकार यहाँ पर H2O भी जुड़ा हुआ है, इसके साथ एक H2O भी जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन यहाँ। इसके बाद 2 नाइट्रोजन जो पिरिडीन के हिस्टिडीन के साथ है 5 मेंबर रिंग में। ठीक। इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा है, उसको एक ऑक्सीजन और ऐड कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ एस्पेरिन ऐड कर दीजिए। बाकी आपको कुछ नहीं करना है। देखिए बनाता हूँ। ये हो गया आपका निकिल, ये भी आपका निकिल, इसके साथ एक ऑक्सीजन, इसके साथ एक ऑक्सीजन। ठीक। इसके साथ एक ऑक्सीजन, इसके साथ एक और ऑक्सीजन कर दीजिए, जबकि इसके साथ नहीं है। इसके साथ OH2 भी कर सकते हैं या H2O, इसके साथ भी H2O कर सकते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद यहाँ पर 2 ऑक्सीजन इधर का कंप्लीट हुआ, तो इसके साथ एस्पिरिन कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ठीक। इसके बाद 2 नाइट्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इस निकिल के साथ 2 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक। तो इन दोनों, रुक के मैं बता रहा, ये जो 2 ऑक्सीजन ऊपर में है उन दोनों को कंबाइन करता है क्या? आपका NH+ जो लाइसिन के साथ जुड़ा हुआ है। इतना समझ में आ गया? ठीक। इसके बाद ये तो आपका 2 ऑक्सीजन इसको जोड़ दिया ब्रिज फॉर्म में। इन दोनों नाइट्रोजन को, निकिल को कौन जोड़ देता है यहाँ पर? OH। समझ में आ गया? इसके बाद 2 नाइट्रोजन बाहर निकला हुआ है, उसको कैसे करेंगे आप? 5 मेंबर रिंग बना लीजिए, ऐसे नाइट्रोजन के साथ जोड़ दीजिए। नाइट्रोजन, फिर यहाँ पर एक नाइट्रोजन, 5 मेंबर रिंग आप बना लीजिएगा अपने से। कहाँ कहाँ? इसके बाद इसको हिस्टिडीन से जोड़ दिए। चारों तरफ आपको वही करना है। इसके बाद आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। एक बार और बताऊँ,
जैसे आपका ये निकिल हो गया, यहाँ पर 2 निकिल, एक निकिल ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। ये आपका OH2 के साथ जुड़ा है, ये भी OH2 के साथ जुड़ा है। साइड वाला जो निकिल, निकिल सेकेंड है आपका, एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, ये और एक ऑक्सीजन और आके जुड़ जाता है, ये एस्पिरिन के साथ जुड़ गया। ठीक, ये साइड चेन में 2 नाइट्रोजन हो गया। ठीक, ये 2 नाइट्रोजन जो होता है आपके, ये रिंग द्वारा जुड़े हुए हैं आपके, ऐसे ये 5 मेंबर रिंग से जुड़े हुए हैं, एक आपके हिस्टिडीन से जुड़े हुए हैं। ठीक, इसके बाद इन दोनों ऑक्सीजन को कंबाइन करता है कौन, आपका NH+, जो आपका एस्पिरिन के साथ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा, नहीं, लाइसिन के साथ है शायद। इसके बाद 2 नाइट्रोजन यहाँ पर जोड़ दिए, फिर 5 मेंबर रिंग बना दी। इन दोनों को ब्रिज फॉर्म में जोड़ता है क्या, आपका OH। तो ये आपका बन जाता है पूरे यूरिया का स्ट्रक्चर। देखिएगा आप, बहुत ही ईजी है, समझ में आ गया। इसके बाद हम स्ट्रक्चर की बात करें हम कि क्या क्या होता है, तो द एक्टिव साइट आल नॉन यूरेज इन लोकेटेड इन द अल्फा सब यूनिट्स, मतलब इनके एक्टिव साइट में अल्फा सब यूनिट्स देखने को मिलेंगे। ठीक, यूरेज एंजाइम के स्ट्रक्चर में। तो इट इज 20 हाइड्रोक्सो डाइमेरिक निकिल सेंटर। यहाँ पर क्या बोल रहा, 20 का मतलब होता है 2, हाइड्रोक्सो मतलब होता है OH ग्रुप या H2O ग्रुप। ठीक, ये आपका हो गया 20 हाइड्रोक्सो डाइमेरिक निकिल सेंटर, 2 निकिल के सेंटर हैं आपका, बीच में सेंटर, विथ ए इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ऑफ, इन दोनों का जो डिस्टेंस होता है 3.5 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, मैग्नेटिक सस्पेसिबिलिटी एक्सपेरिमेंट हैव इंडिकेटेड दैट इन जैक बीम यूरेज हाई स्पिन ऑक्टाहाइड्रली कोऑर्डिनेटेड निकिल सेकेंड आयन। यहाँ पर जो निकिल मिलेगा आपको वो सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। आर वीकली एंटी फेरोमैग्नेटिक कपल्ड, मतलब ये वीकली किसके होते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिकली कप्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं वीकली। इसके बाद आगे देखेंगे तो द निकिल आयन आर ब्रिज्ड बाय ए कार्बामाइलेटेड लाइसिन। यहाँ पर देखिए ब्रिज फॉर्म किया है इस लाइसिन के साथ, देखिए ब्रिज फॉर्म किया है ना कार्बामाइलेटेड लाइसिन के साथ, ऑन ऑक्सीजन डोनर, ऑक्सीजन हो गया आपका। ठीक, द एक्टिव साइट कंटेंट 2 निकिल आयन, 2 निकिल आयन देखने को मिलेगी। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस अबाउट ए 3.5 एंगस्ट्रॉम, उसको आगे देख चुके हैं आप। इन एडिशन इन द ब्रिज 1 निकिल आयन आर कोऑर्डिनेटेड बाय ए 2 हिस्टिडीन, 2 हिस्टिडीन मतलब बोल रहा है आपका एक निकिल जो होता है 2 हिस्टिडीन से जुड़ा हुआ है, समझ में आ गया। इन वाटर मॉलिक्यूल, और एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है, 1 बोल रहा है ना, इन ए वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, द कोऑर्डिनेशन निकिल सेकेंड इज सिमिलर टू द निकिल सेकेंड, मतलब निकिल फर्स्ट जो होता है आपका सिमिलर क्या होता है आपका निकिल सेकेंड, इन इंक्लूडेड 2 हिस्टिडीन रेसिड्यू ए वाटर मॉलिक्यूल एंड टर्मिनली बाउंड द ए सेपरेट, एस्पिरिन बोल सकते हैं ये जो आपका। इसके बाद आगे इसको पढ़ लीजिएगा, सब वही है। ठीक, अब रिएक्शन की बात करें तो इसका जब यूरेज एंजाइम का, जब यूरिया का हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक, जब यूरिया का फार्मूला क्या होता है आपका CONH2 ये हो गया आपका NH2C डबल बॉन्ड O। जब इसको हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं मतलब H2O देते हैं, तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, इसको OH एंड H+ में तोड़ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा NH2 जो होता है एक H लेकर NH3 के रूप में ऐसा है। ठीक, जब इसको हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं OH H+ में, तो ये NH3 के रूप में बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड, एक NH2 बचा है, यहाँ पर बच गया आपका OH। ठीक,
इसके बाद इसको फिर से हम हाइड्रोलिसिस कराए, H2O दिए, तो AOH जो होता है आपका यहाँ पर आके जुड़ जाता है। फिर से यदि H2O देते हैं तो फिर इसको निकाल देता है, तो दोनों जगह पे क्या आ जाते हैं आपके, डबल बॉन्ड NH OH। जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये हो गया आपका यूरिया का फार्मूला। जब इसको H2O दिए हम, जो OH और H+ में टूटता है, तो एक H के लेकर NH3 के रूप में बाहर निकल गया। देखिए OH अटैक कर लिया। एक क्या बोल रहा है आपका, कार्बामिक एसिड बोलते हैं इसको। ठीक, जब दो OH ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, 2NH3 ग्रुप बाहर निकल गए, तो ये हो गया आपका कार्बोनिक एसिड। इसके बाद हम इसकी यूरिया साइकिल की बात करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इसमें यूरिया में, तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले हम यहाँ पर इसका थ्योरी पढ़ते हैं। यूरिया साइकिल इज द प्रोसेस बाय विच अमोनिया, ये अमोनिया से प्रारंभ होता है। ठीक, दैट इज ए हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस। अमोनिया जो होता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। इज कन्वर्टेड टू यूरिया, जिसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, यूरिया में, जिसको शरीर से बाहर निकाला जाता है, जो यूरिन होता है। ठीक, विच इज ए लेस टॉक्सिक, यूरिया जो होता है आपका लेस टॉक्सिक होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, जल में घुल जाता है। एक्चुअली वाटर वेस्ट प्रोडक्ट इन द लीवर, ये क्या होता है, जो लीवर होता है हम लोग का, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट होता है, इसीलिए ना हम उसको शरीर से बाहर निकालते हैं भाई। ठीक, तो इसको स्टेप बाय देखेंगे तो वहाँ पर हमको साइकिल अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा, इन द फर्स्ट स्टेप अमोनिया रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, जो NH3 होता है आपका, रिएक्ट करता है किससे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्म कार्बोमाइलोफॉस्फेट। ये कार्बोमाइलोफॉस्फेट से क्या होता है इसमें, इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ये कहाँ होता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कार्बोमाइलोफॉस्फेट जो होता है आपका एक कैटेलिस्ट की तरह बिहेव करता है। दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज बाय द एंजाइम ऑफ कार्बोमाइलोफॉस्फेट, जो यहाँ पर मैं बोला ना, वो कैटेलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। सिंथेसिस, CPS भी बोलते हैं जिसको, विच रिक्वायर्ड, इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होती है आपका, एन एसिटाइल ग्लूटामिक H कोएंजाइम। इसको कोएंजाइम, जैसे आपका एंजाइम की तरह बिहेव कर रहा है, कैटेलिस्ट की तरह कार्बोमाइलोफॉस्फेट, लेकिन इसके लिए भी कोएंजाइम जो होता है, सब एंजाइम बोल सकते हैं, उसके लिए क्या जरूरत पड़ती है आपका, एन एसिटाइल ग्लूकामेट। ठीक, ग्लूटामेज, तो ये आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका, कार्बोमाइलोफॉस्फेट में। जब आप CO2 और NH3 का रिएक्ट कराए, किसमें कोएंजाइम के रूप में कौन सा लिया आपका, एन एसिटाइल ग्लूटामेज, तो क्या बना आपका, कार्बोमाइलोफॉस्फेट। ठीक, देयरफॉर ओरिथीन, इसके बाद कार्बोमाइलोफॉस्फेट प्लस ओरिथीन का जब हम रिएक्ट करवाए, किसकी प्रेजेंट में, ओरिथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज के प्रेजेंट में। ठीक, तो क्या बना आपका, सिट्रुलिन बना। यहाँ पर देखिएगा, जब हम CO2 और NH3 का रिएक्ट करवाए, कोएंजाइम लिए हम एन एसिटाइल ग्लूटामेज का, तो क्या बना आपका, कार्बोमाइलोफॉस्फेट। ठीक, इसके बाद कार्बोमाइलोफॉस्फेट बना, जो उसको हम ओरिथीन के साथ रिएक्ट करवाए, किसके प्रेजेंट में आपका, ओरिथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज के प्रेजेंट में, तो क्या बना आपका, सिट्रुलिन बना। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं। देन सिट्रुलिन को जो मिला हमको, उसको सेपरेट कराए, किसके प्रेजेंट में, ऑर्गेनोसक्सिनेट सिंथेटेड के प्रेजेंट में, तो हमको क्या मिला, ऑर्गेनोसक्सिनेट मिला। इतना तक समझ में आया। देन ऑर्गेनोसक्सिनेट जो होता है आपका, ऑर्गेनोसक्सिनेट प्रेजेंट में जब हम उसको रिएक्शन कराए, तो हमको क्या मिला, अर्जिनिन मिला। इतना समझ में आया। इसके बाद अर्जिनिन की क्रिया, अर्जिनिन को जब अर्जिनेज एंजाइम के प्रेजेंट में हाइड्रोलिसिस कराए, तो हमको मिला ओरिथीन, जो H2O और यूरिया के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये होता है आपका यूरिया साइकिल। अब जब यहाँ पर देखेंगे हम,
एक एक स्टेप में आप थ्योरी पहले पढ़िएगा, ठीक। यहाँ से थ्योरी को पहले देखिएगा क्या क्या बना, समझने का कोशिश कीजिएगा। इसके बाद डायरेक्ट साइकिल में आ जाइएगा। इस साइकिल को भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट कराए तो क्या मिला हमको, कार्बन माइल फॉस्फेट मिला हमको, कार्बामाइल फॉस्फेट। देन हम उसको जब एन एसिटाइल ग्लूटामेट के जब प्रेजेंट में रिएक्शन करवाए तो हमको सिट्रुलिन मिला। सिट्रुलिन को जब ये सेपरेट किए तो हमको क्या मिला, आर्गिनोसक्सिनेट मिला। आर्गिनोसक्सिनेट को जब रिएक्शन कराए आर्गिनोसक्सिनेट टेज एंजाइम के प्रेजेंट में तो ऑर्गेनिन मिला। तो जेन इसको हाइड्रोलिसिस किया हम तो हमको क्या मिला, ऑरिथीन। जो ये रिएक्शन हमेशा चलते रहता है, जैसे हम वाटर लेते जाते हैं तो हमारा जो यूरिन निर्माण है वो अंदर प्रोसेस चलते रहता है, वही होता है। तो यहाँ पर H2O दिए, पानी दिए तो क्या बना हमको, यूरिया। यूरिया जो ब्लड स्ट्रीम से अलग किया, फिर देन किडनी में गया, देन यूरिन के रूप में बाहर निकल गया। तो ये होता है यूरिया साइकिल। यदि आप उसका ओपन फार्मूला लिखना चाहेंगे, जैसे सिट्रुलिन का क्या फार्मूला होता है, कार्बामाइल फॉस्फेट का क्या फार्मूला होता है, तो उसको हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, दोनों हैं, ठीक। इस थ्योरी को आप पढ़िएगा अच्छे से, उसमें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद इसका यूरिया का फंक्शन भी देख लीजिएगा, ठीक। यहाँ से एंड प्लांट यूरेज फंक्शन, मतलब प्लांट में क्या होता है, यूरेज एंजाइम का क्या फंक्शन होता है उसको देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका यूरेज एंजाइम का कम्प्लीटली पीपीटी या नोट्स बोल सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।